नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है मौन में बात। इसके लेखक हैं मानव कौल। ये मौन में बात कहानी का दूसरा भाग है। कुछ देर तक मैं एक पेड़ के नीचे रिक्शे का इंतजार करता रहा, फिर पैदल घर की ओर चल पड़ा। मैं बहुत जल्दी किसी चीज को दफन नहीं कर पाता। इस मामले में मैं शायद हिंदू हूँ। मैं चीजों को जलाना पसंद करता हूँ, पूरे संस्कार के साथ। उन्हें कंधे पर कई दिनों तक ढोता हूँ। जलाने के बाद उनकी गर्म राख से कई दिनों तक अपने हाथ सेकता रहता हूँ। फिर राख से जली हुई हड्डियों को बीनकर उन्हें नदी में सिराने जाता हूँ। इन सब में कई बार सालों लग जाते हैं। अधूरी बात की संख्या उम्र के साथ बढ़ती रहती है। बात पूरी तरह करने की, तब भी कहने को बहुत कुछ हमेशा बचा रहता है। फिर लगने लगता है कि ये बचा हुआ कल्पना के संवाद जैसा। इस दुनिया के जिए हुए दृश्यों में ये संवाद हो ही नहीं सकते हैं। इन संवादों को फिर जगह कहाँ है? क्या ये वो सच है जिनकी बुनियाद पर हम बाकी बातें करते फिरते हैं, या ये बिल्कुल झूठी बातें जिनका संबंध उस दूसरी दुनिया से है जो इस दुनिया का प्रतिबिंब है, जिसे हम जी रहे हैं? या बात बिल्कुल उल्टी है? ये दुनिया प्रतिबिंब है उस दुनिया का जिसकी बातें हम बार बार करने से चूक जाते हैं। मैं किसी रिक्शे के आने का इंतज़ार नहीं कर रहा था। मैं चल रहा था। ये सड़क जानी पहचानी थी। हाँ, मेरे जीवन का बहुत सा समय यहीं गुजरा था। मैं अपने घर के सामने खड़ा था। नहीं, वो घर नहीं जिसमें मैं रहता हूँ, वो कमरा है। घर आपका हमेशा वही होता है जहाँ आप बड़े होते हैं। ये वो जगह है जिसे मैं अपना घर कहता हूँ, जहाँ अब सिर्फ मेरा बाप अकेले रहता है। मैं कब से इस तरफ नहीं आया। नीला दरवाज़ा, सफ़ेद दीवारें। मुझे मेरे बाप और देश में बड़ी समानता लगती है। मेरा पूरा बचपन मेरे बाप की मेहनता में गुजरा था। वो मेरे पैदा होने के पहले भी था। उसके किस्से कहानियाँ लोरी की तरह सुनाते हुए मेरा बचपन बीता। वो मेरा हीरो था। फिर जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मुझे लगा कि इस देश ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कमज़ोर है। इसका भी पहले कोई बाप था। इसकी भी अपनी बहुत सी कमियां हैं। मुझे मेरे देश पर दया आने लगी। जब तक मैं मेरे धोखे की बात लेकर बाप के पास जाता, वो मुझे लेकर चुप हो चुका था। मैं वो नहीं हो पाया जिसका उन्होंने सपना देखा था। मैं वास्तविकता से भागने जैसा कोई आदमी हो चुका था जो अपने बाप जैसा दिखता था। वो भी मुझ में अपना सपना ढूंढते थे। मेरे जवाबों में जब उन्हें निराशा हाथ लगती तो वो चुप हो जाते। मेरे बाप मेरे देश की तरह था जो मेरे संवादों पर चुप्पी मारे बैठा था। माँ जब जिंदा थी तो हमारे बीच खूब लड़ाई होती थी। माँ के बहाने हम आपस में बात भी कर लिया करते थे। पर माँ के चले जाने के बाद अपने बाप के साथ रहना असहनीय हो गया था, सो मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ देर सांकल बजने के बाद भीतर से आवाज आई, अरे भाई, कुछ नहीं चाहिए, पापा मैं हूँ। कुछ देर शांति के बाद दरवाज़ा खुल गया। बाप बहुत देर तक मुझे आश्चर्य से देखता रहा, फिर भीतर किचन की तरफ चला गया। मैं घर में टहलने लगा। घर की एक सुंदर ठंडक जिसकी कमी मैं अपने कमरे में सबसे ज़्यादा महसूस करता हूँ। पुराना जिया, बीते हुए लोग और बहुत से रहस्य जिसका सत्य अब घर अपनी दरारों में छुपाए खड़ा है। मैं पहले अपने कमरे में गया। वो वैसा ही जमा हुआ था मानो मैं अभी भी यहाँ रह रहा हूँ।
तभी मेरी निगाह उस शेल्फ पर पड़ी जिसके पीछे मैं अपनी बाप की मार के डर से छुप जाया करता था। उस शेल्फ के कोने से जब मैं सबको देख सकता था, लेकिन मुझे कोई भी देख नहीं पाता था। एक अजीब सी इच्छा भीतर जाग गई उस शेल्फ के पीछे छिपने की। मैंने अपना बैग नीचे रखा और शेल्फ के पीछे घुसने की कोशिश की। मैं अब खड़ा हो गया था। मेरा वहाँ घूमना नामुमकिन था, फिर भी मैं कोशिश करता रहा। मैं खींचने सा लगा, एक अजीब आवाज़ के साथ मेरे आंसू गिरने लगे। मैं अपने आप को अपने बचपन में ज़बरदस्ती घुसाना चाह रहा था। क्या कर रहे हो? मेरा बाप दरवाजे पर चाय का प्याला लिए खड़ा था। मैं बाहर निकला। बाप ने चाय के प्याले को टेबल पर रखा और मेरे कपड़े झाड़ने लगा जिस पर चूना लग गया था। मैं उनसे मना करता रहा पर वो नहीं माने। शायद इससे पहले उन्होंने मेरी माँ की मृत्यु पर रोते देखा था। मेरा रोना रुक नहीं रहा था, सो मैं कुछ देर के लिए बाथरूम चला गया। हम दोनों चाय की टेबल पर आमने सामने बैठे थे। आप चाय नहीं पिएंगे? डॉक्टर ने मना किया है। अरे क्या हुआ है आपको? बुढ़ापा है। बीमारी तो अब लगी रहेगी। बीमारी? हाँ, शुगर है जिसकी वजह से परहेज करने पड़ रहा है। देश की व्यवस्था संभालने वाला एक सरकारी मुलाजिम मेरा बाप था। सारी व्यवस्थाओं में बेईमानी के बावजूद मेरा बाप को लगता था कि देश चंद ईमानदार लोगों की वजह से चल रहा है, जिसमें वो भी एक है। मेरे लिए देश भागा करता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बाप देश का बहुत सारा बोझ अपने कंधों पर लिए भाग रहा है। मेरा देश मेरे सामने बैठा था, बीमार, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मेरी निगाह मेरे पिताजी के हाथों पर पड़ी। वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चमड़ी लटक गई, कंधे झुके हुए। वो कोई और था जिसे मैं अपना बाप मान बैठा था। मेरा बाप तो मेरे सामने बैठा है, जिसे शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। अचानक मुझे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लगने लगी। उनके हाथों के ऊपर उगे हुए बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। क्या उम्र होगी इनकी? मुझे मेरे बाप की उम्र नहीं पता था। आपकी उम्र क्या होगी? क्या? कुछ नहीं। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। सिमोन कैसी है? जैसे किसी तस्वीर को देखकर उनको ये बात याद आई हो। ठीक है। अभी भी मिलते हो उससे? उन्हीं के घर से चला आ रहा हूँ। इस बात पर मेरा बाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मैंने चाय का कप उठाया और उसे किचन में रख दिया। किचन काफ़ी बिखरा पड़ा था, सो मैं उसे साफ करने लगा। कुछ सुबह के बर्तन पड़े थे, वो मांज दिए। जाने से पहले कुछ देर पिताजी के कमरे के बाहर खड़ा रहा। वो अखबार में अपना सिर गड़ाए बैठे थे। मैंने सालों से पिताजी के कमरे की चौखट नहीं लांघी थी। मैं जाने को हुआ तभी उनकी आवाज़ आई। मैं अगले महीने 72 का हो जाऊंगा। रिक्शा, भीड़, पसीना, डर। अंत में मैं अपने कमरे में पहुंचा। एक रजिस्टर लेटर पैरों में पड़ा मिला। मेरी स्कॉलरशिप स्वीकार कर ली गई थी। 3 साल की रिसर्च पर मुझे विदेश जाने का मौका मिला, जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैंने लेटर को फ्रिज के ऊपर रखा और दरवाज़ा खोला। सामने सिमोन खड़ी थी। तुमसे बात पूरी नहीं हुई तो सोचा कि तुम्हारे घर आ जाती हूँ। इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूँगी। आइए, अंदर आइए ना। घर में कोई कुर्सी नहीं थी और ना ही कुर्सी जैसी कोई जगह। कुछ देर सिमोन बैठने की जगह खोजती रही। फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। ये बहुत अजीब था। मैं जब सिमोन के यहाँ जाता हूँ तो जैसा मेरी उपस्थिति में सिमोन अपने घर में व्यवहार करती है, मैं उसी व्यवहार की नकल अपने घर में उनके सामने कर रहा था। मैंने अपने आप को घर के छोटे छिछले कामों में व्यस्त कर लिया। वो मेरा शेल्फ
में रखी किताबें टटोलने लगी। लगभग किताबें उन्हीं ने मुझे दी थी। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने उनके घर गई थी। ये बात सुनते ही मेरे सारे छोटे छिछले काम हाथ से छूट गए। मैं सीधा उन्हें देख रहा था और वो मेरी ओर। मुझे पता था तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मैंने ये अपनी खातिर किया है। शायद बहुत समय बाद मैंने कुछ अपनी खातिर किया है। पिताजी आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। उन्हें लगता है कि मेरा घर छोड़ने का कारण आप हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं ही वो कारण हूं। नहीं, कतई नहीं। वो अपने हाथ में रखी किताबों के पन्ने पलटने लगी। ये बहुत अच्छी किताब है। ये 3 साल पहले आपने नहीं मुझे दी थी। सॉरी, मैं लौटा नहीं पाया। इतने सालों में मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई भी किताब मुझे लौटाई है, पर मेरी नीयत थी। मुझे उनकी दी हुई किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उनकी किताबों में उनके पढ़े हुए के निशान, नोट्स हर तरफ गड़े हुए थे। मुझे लगता है कि मैंने सिमोन को किताब में लगे पेंसिल के निशानों में कहीं पहचाना है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे एक अजीब बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि तुम मेरे जवान बेटे को अपने चुंगल में फंसा रखा है। आपको वहां जाना नहीं चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि पर रहती तो अकेली ही हो ना। आपको लेकर मेरे और मेरे बाप के बीच में कई बार कहा सुनी हुई है। तभी सिमोन पलंग से उठी और मेरी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उनकी दी हुई किताबें, मैं उन हिस्सों को बार बार पढ़ता हूँ जिन्हें वो पेंसिल से मार्क करके रखती हैं। वो हिस्से बिल्कुल इन मौन जैसे हैं जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी सिमोन को नहीं कहा कि मैं उन पेंसिल से कुदे हुए हिस्सों को उस किताब का मौन कहता हूँ। सोचती हूँ कि मनोज के पास वापस चली जाऊँ। मनोज के पास बेंगलोर? हाँ। यूं अचानक? हाँ, मुझे लगा यही ठीक रहेगा, पर आपने तो उस खत को फाड़ दिया था और आप मुझे जाना चाहिए, और शायद यही सही होगा। आप कब से सही काम करने लगी? और सही किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, मनोज के लिए। मेरे पिताजी के बारे में तुनक कर मुझसे कहा था कि उस औरत के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यूं उनकी कही हुई बात मुझ पर ज़्यादा असर नहीं करती, पर पता नहीं क्यों इस बात में किसी अजीब तरीके का सम्मोहन है कि मेरी बहुत कोशिशों के बाद मैं इस बर्बाद हो जाने वाले हिस्से को भूल नहीं पाया। ये उस दिन के बाद से कुछ ऐसा मेरे शरीर से चिपक गया कि मैं इसे अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि सड़क पर जाऊँ, भीख मांगता हुआ अपने बाप को दिखूं। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। घर से बिना पैसे लिए पूरे शहर पैदल छानता रहा। सब कुछ बहुत असहज हो जाता तो सिमोन के मौन में छिपकर बैठ जाता। सिमोन खाना खिला देती। मैं चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के उनका लिखा हुआ सुनता रहता। मेरे लिखे की प्रतिलिपि मैं सिमोन की टेबल पर जाने से पहले रख देता था। बहुत समय बाद वो किसी एक कहानी का जिक्र करके कहती हैं कि वो बहुत अच्छी थी। मैं घर जाता हूँ और उस कहानी को फाड़ देता हूँ। जिन कहानियों का जिक्र सिमोन ने कभी नहीं किया, वो कहानियाँ अभी भी मेरी मेज की दराज में दुबकी पड़ी हैं। इसी बीच कहीं सिमोन ने मेरी कुछ कहानियों का एक संकलन छपवा दिया। उन्होंने मौन में बात उसका शीर्षक रखा। हम बहुत समय तक इस बात पर हंसते रहे कि शीर्षक के साथ कौन इन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेगा, पर सिमोन का कहना था कि इससे बेहतर उन्हें कुछ भी नहीं सूझा।
मुझे नहीं पता कि मैं इन कहानियों को छपने से खुश हूँ या नाखुश। इन कहानियों में कहानियाँ जैसा कुछ भी नहीं था। मौन में बात सही शीर्षक था। सारी कहानियाँ अपनी चुप्पी लिए हुए थी। अधिकतर कहानियाँ मेरे और मेरे बाप के संबंध के इर्द गिर्द घूमती फिरती थी। जो रजिस्टर लेटर मैंने फ्रिज पर रखा था वो मैंने उठाकर सिमोन को दे दिया। सिमोन ने उसे पढ़ा और मुझे गले लगा लिया, मानो मैं नहीं, वो बरसों से उस लेटर का इंतज़ार कर रही हूँ। किसी एक समय में बहुत सघनता से महसूस किए गए संबंध का स्वाद अचानक फीका पड़ गया। सिमोन के संबंध में ऐसा ही हुआ। अचानक सब कुछ फीका सा लगने लगा। उस स्पेस में मुझे लगा मेरी ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत अभिनय की कोशिश की कि उस सघनता को मैं वापस महसूस करने लगूं, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं सिमोन के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत सहज महसूस करने लगा। सिमोन मनोज के पास नहीं गई और मैं भी विदेश जाने के बारे में सोच ही रहा था। अब जो संबंध अपनी पहेली जैसा सघनता के लिए हुए था वो था मेरे और मेरे बाप के बीच का संबंध। मैंने जब वो लेटर अपने बाप को दिखाया तो वो बहुत खुश नहीं हुए। कुछ कत्थई और नीले रंग का संबंध अब बचा हुआ था जिसे मैं बचाए रखना चाहता था। कुछ देर में मैंने वो लेटर जिसमें मेरा भविष्य पड़ा हुआ था फाड़ दिया, जिसकी वजह से सिमोन आई थी। इसकी वजह सिमोन नहीं थी, इसकी वजह मेरा बाप था। 3 साल, इस उम्र में मैं उनसे 3 साल दूर रहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर में मैंने कागज़ और पेन उठाया और एक कहानी लिखने बैठ गया। शीर्षक दिया सिमोन।